Hello guys, welcome back. My name is CS Shantanu Bhandari and we are discussing a particular topic called as multidisciplinary case studies. This is a subject in group number 3, new syllabus of CS professional. वहाँ का ये subject है and this is a paper number 2. So in totality, as you know कि CS professional new syllabus 9 subjects हैं उसके अंदर this is paper number 8 and जिस टॉपिक के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें दैट रिलेट्स टू द कंपनी और द कॉर्पोरेट केस लॉज, ये चैप्टर 1 है एंड इसके अंदर मेजॉरिटी कंटेंट जो है वो हम कवर कर चुके हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस बुक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस, इफ आई टॉक अबाउट दिस बुक हैज अराउंड 400 प्लस पेजेस and we are now almost on verge or maybe on the very last to complete the corporate or the company case laws. तो काफी सारे केस लॉज हम कवर कर चुके हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज गोना बी पार्ट 20 आई सपोज, और नॉट श्योर, बट आई थिंक उसी के आसपास ये पर्टिकुलर पार्ट होगा, इधर 19 एंड 20. और जब हम अब फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, सो वी गोना डिस्कस अ न्यू केस लॉ व्हिच स्टार्ट्स विद शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पी मोहन राज एंड अदर्स. The good thing about this case law, as you could see, this has been decided in the year 2018. और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मिलता जुलता नाम या ऐसा नाम जो आज की दुनिया में हम जानते हैं. बिकॉज वेन से आज की दुनिया, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कंपनीज के केस लॉ, कुछ हद तक ऐसे भी केस लॉ थे जो 1913 के थे. तो 1956 तो बहुत दूर की बात थी, फिर बीच में 1956 की आए एंड इट इज सो गुड कि टू सी दैट वी नाउ हैव केस लॉज, चाहे थोड़े ही हो, but we now have case laws that dealt according to the provision of either Companies Act or maybe even good if we have any case law that dealt according to the provision of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So NCLT आपको पता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अगर यहाँ से आप केस हार जाते हैं, if you're not satisfied with the decision, so you always have an option to file an appeal with NCLAT, which is National Company Law Appellate Tribunal. एक reasonable time fix किया जाएगा जिसके बेसिस पे आप ये अपील फर्दर फाइल कर सकते हैं. यहाँ पे दो सेक्शंस को हमें समझना होगा. फर्स्ट इज कॉल्ड एज सेक्शन 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड द अदर सेक्शन 38 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है. जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ भी हम नया स्टार्ट करने से पहले भी जनरली ट्राई एंड मे बी अंडरस्टैंड कि इसके अंदर लिखा क्या है, सो दैट व्हेन वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक वी रियली डोंट फाइंड एनी इश्यूज. तो एक बार हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे. एक बार पहले जनरिकली समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है एंड देयर आफ्टर विल गो ऑन टू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर केस लॉ. सो आइए आगे बात करते हैं. सो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 रेड विद सेक्शन 138. ये दोनों क्या है अभी हम बात करेंगे. मॉनिटेरियन फिक्स्ड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट. सो मॉनिटेरियन इज लाइक अ स्टॉप पीरियड, जब आप रोक देते हैं, चीजों पे रोक लगा देते हैं कि अब इसके बाद जब तक फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते तब तक कुछ और नहीं होगा. सो वो मॉनिटेरियन पीरियड की कैटेगरी में आएगा. अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर यानी जिसने पैसे रिकवर करने हैं, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 138 अगेंस्ट द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स. अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए ये सही है या नहीं है. तो जो लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं, मैं इनका भी आंसर अब साथ साथ करता चलूंगा. बिकॉज टू बी ट्रू टू यू, आई एम नॉट सेल्फ अप्रेजिंग माई सेल्फ, बट मुझे मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टिंग मी इन टर्म्स ऑफ दीज लेक्चर्स जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. और अभी मैं बात भी कर रहा था किसी से, although I'm not into executive at this stage and there is no plan at all to go into executive because मैं subjects थोड़े नए डिस्कस करना चाहता हूँ, so even I can get my knowledge updated and ज़्यादा लोगों को उसका फायदा हो सके. बट somewhere down the line, शायद 6-8 महीने में हो सकता है मैं executive में भी step in करूँ, but there is no plan at all at this stage. बट यहाँ पे मुझे काफी कॉल्स आ रहे हैं यूट्यूब से, कहना है कि सर आप एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करिए, हम आपके वो सेशंस खरीदना चाहते हैं. नहीं तो प्लीज आप स्कैनर ही बनाइए, अपने बनाइए स्कैनर या नोट्स दे दीजिए कुछ. वी रियली वांटेड टू बाय बिकॉज वी आर रियली लाइकिंग द वे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ. सो आई डोंट नो व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन दैट, बट आई डेफिनेटली फील कि आई एम रियली वर्किंग हार्ड कि जो भी चीजें हैं मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ एंड यू शुड बी रियली फील जस्टिफाइड कि आपने मेरी क्लासेस ली हैं एंड यू आर टेकिंग फुल यूज ऑफ दैट. सो उसी के बेसिस पे अगर मैं ये भी बताऊं, क्योंकि जब कोई आप में से जिसने क्लासेस ले ली हैं शायद वही लेक्चर देख रहा है, तो वो ये पूछता है कि सर आप ये ठीक है आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हैं, बट आप प्लीज ये बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे कैसे. क्योंकि आप बुक का सब कुछ बता रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न होगा. तो आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में और आज और जहां जहां मुझे याद आएगा दिमाग में स्ट्राइक आउट करेगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है सच यहाँ पे, तो बताऊंगा ये चीज कि देखिए पेपर जैसे कि आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, टू बी ऑनेस्टली मेरे लिए भी यही है, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है.
but considering the level of experience that I have, it's been around 7.5 years कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी की मेंबरशिप मिली थी इन द ईयर 2011. सो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर ये भी आ सकता है कि मान लीजिए उन्होंने इतना आपको बता दिया, अब आपसे पूछे कि आप इसको जस्टिफाई करिए. जस्टिफिकेशन का मतलब यही नहीं कि पार्टीज का नाम यहाँ पे बताइए, बट ये आपको जस्टिफाई करना है. जैसे यहाँ पे 3 लाइनें लिख के इन्होंने पूरे केस लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ऑल्दो ये एक एक्सेप्शन रूल हो सकता है कि इन 3 लाइनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद हाफ पेज में भी नहीं है, उससे कम में खत्म हो जाता है. तो दैट इज एन एक्सेप्शन. बट अगर इससे पहले आप केस लॉज यही वाला, अगर आपको याद हो 2 भाइयों की लड़ाई होगी थी, अगर ये 2 लाइनें लिख दी, अब 2 लाइनें की देखिए एक्सप्लेनेशन 2 पेजेस तक जाएगी अगर आप लिखेंगे, तो ये भी पूछा जा सकता है इतना लिख के कि बताइए आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या स्टैंड है. वो हम तभी बता पाएंगे जब हमारे हिसाब से जो लॉ है, जो लीगल प्रोविजन है, जो एक्ट है, जो रूल्स हैं, उनको सही से हमने समझा होगा. रटना यहाँ पे हमें नहीं है, हमें सेक्शंस को समझना है. और जिस हिसाब से मैं आपको सेक्शन समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको अलग से कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत है या गूगलिंग करने की सच कोई जरूरत है. जब तक आपको कोई अलग से बात ना समझ में आए तो गूगल करने की भी जरूरत नहीं है. मैं अपने आप ही कर रहा हूँ वो सारी चीजें, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे इसमें कुछ गलत नहीं होगा कहना कि नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू लर्न एवरी सेक्शन ऑफ एवरी लॉ. हाँ, ये मानते हैं कि कंपनीज एक्ट एक एसेंशियल पार्ट है, अगर सिर्फ कंपनीज एक्ट के सेक्शन लर्न करने होते तो भले एक इंसान कर भी लेता. बट एग्जीक्यूटिव में भी आप जानते हैं, यू गाइज आर ऑलरेडी थ्रू विद एग्जीक्यूटिव, सो यू नो कि वहां पे बहुत अलग अलग एक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी अलग अलग एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, बट आपको एक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे बात क्या हो रही है. अब जैसे यहाँ पे 2 सेक्शंस के रेफरेंस के तौर पे बात करी गई है, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 38. सो लेट मी फर्स्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन कि ये दोनों सेक्शन होते क्या हैं. तो देखिए सेक्शन 14 की हम बात करें ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से जो अथॉरिटी है जो आपकी इंसॉल्वेंसी पेटिशनर को डिस्कस कर रही है, डील आउट कर रही है, अगर वो चाहे तो सेक्शन 16 में तो यही लिखा है कि प्रोहिबिशन लग सकता है एक बार अगर आपकी जो ये लिक्विडेशन की, आप कह दीजिए इंसॉल्वेंसी की जो भी स्कीम है, इस पे अगर कोई फैसला अभी आना बाकी है या इसके लिए पेपर्स अब फाइल हो गए हैं, तो जो एजेंसी इंसॉल्वेंसी को डिस्कस कर रही है वो क्या कर सकती है कि एक तरीके का जजमेंट डेटर के ऊपर एक स्टे लगा सकती है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, जजमेंट डेटर पे कोई केस नहीं फाइल किया जाएगा, जो केस जहां चल रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा, कोई नए एक्शंस नहीं लिए जा सकते. दैट इज सेक्शन 16. तो एक काइंड ऑफ अ प्रोहिबिशन लगा दी जाती है. बेटर वर्ड फॉर प्रोहिबिशन इज मॉनिटेरियम, बिकॉज मॉनिटेरियम इज लाइक स्टे, कि अब जो हो गया वो हो गया, आज से पहले जो हो गया वो हो गया, बट अब और अभी से जब तक फाइनल और कोई लिक्विडेशन के ऑर्डर पास नहीं होते या जो स्कीम है वो सैंक्शन नहीं हो जाती इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर, तो आप फर्दर एक्शन इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं रिकवर कर सकते या कुछ भी पैसे इस कंपनी से नहीं ले सकते. अगर वो पैसे आपको रिकवर करना है तो आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी. दिस इज सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सॉरी, दिस इज सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सॉरी फॉर दैट. जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन 138 के बारे में बात करता है. तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 14 में क्या लिखा है ये मैंने बताया कि भाई आप किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते अगर वो सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से गुजर रही है. यानी एक तरीके का मॉनिटेरियन या स्टे ऑर्डर लग जाएगा कि कोई प्रोसीडिंग जो चल रही थी वो रुक जाएंगी और नई प्रोसीडिंग या कोई एसेट्स वगैरह बेचे नहीं जा सकते. बट सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट कि अगर आपने किसी को कोई भी चेक दिया है, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स. चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, हुंडीज जो कि एक वर्नाकुलर नाम था, पुराना नाम था, रीजनल नाम था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो उसके बारे में बात करता है. बट स्पेसिफिकली चेक को लेके कहा जाता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक जो भी ड्यू डेट है उसने प्रेजेंट किया बैंक के अंदर और वो चेक डिसऑनर हो गया, बिकॉज आपने अगर मान लीजिए पैसे देने हैं किसी के और आपने उसको चेक दिया, सो ए ने एक चेक बी को दिया और बी ने ड्यू डेट पे वो चेक बैंक में लगाया और वो चेक जो है बी ने जो चेक बैंक पे लगाया था वो बाउंस हो गया. सो जो ए है उसके अगेंस्ट बी क्या क्या स्टेप्स ले सकता है ये सेक्शन 138 में लिखा है. एज एन यहाँ पे बताया गया, जब इसको पढ़ेंगे हमें समझ भी आएगा. फाइन के एज वेल एज इम्प्रिजमेंट की बात यहाँ पे करी गई है. अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि सेक्शन 14 जो है, जो ये कहता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते उस कंपनी के खिलाफ या उस कंपनी के अगेंस्ट अगर वो सेक्शन 14 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से गुजर रही है, व्हिच मींस उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अभी जो बोर्ड है वो डिसाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बोर्ड जब मैं बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज. आई थिंक आप चाहे बोर्ड कहिए चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहिए, दैट मींस वन एंड द सेम थिंग. आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे बोर्ड एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से मेरे कहने का मतलब वो है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में अथॉरिटी है जो इन चीजों का डिस्कशन कर रही है,
तो उसने सेक्शन 14 के हिसाब से एक तरीके का स्टे लगा रखे कि कंपनी को अब प्रॉपर्टी को या कंपनी के किसी भी एसेट को किसी भी तरीके से डील आउट सेल नहीं किया जा सकता जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। बट सेक्शन 138 ये कहता है कि अगर कंपनी ने ऑलरेडी चेक इशू किया हुआ है, वो चेक बाउंस हो जाता है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ इम्प्रिजमेंट और फाइन के प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी ने एक चेक दिया, लेट्स से ए इज द कंपनी ने चेक दिया बी को और वो चेक अब डिसऑनर हो गया और बी जो है इससे पहले कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेता, कंपनी सेक्शन 14 के हिसाब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चली गई। अब यहाँ पे ये है कि क्या बी सेक्शन 138 के प्रोविजन को इन्फ्रेंच कर सकता है, सेक्शन 138 के प्रोविजन का यूज करके क्या वो कंपनी से जो भी अमाउंट था चेक का जो डिसऑनर हुआ है, क्या उसके अगेंस्ट पैसे वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये बात है। यानी ये दोनों सेक्शन आमने सामने आ गए। यहाँ पे ये हमें डिटरमाइन करना है कि क्या कोई इनमें से ऐसा सेक्शन है जो ओवरराइडिंग करता है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि सेक्शन 14 में भाई क्या लिखा है। सेक्शन 14 में ये लिखा है कि जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 14 प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं कर सकती तब तक कंपनी फ्री है अपने हिसाब से डील करने के लिए। बट जहां पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो गया, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी की मर्जी से या कंपनी के डायरेक्टर्स की मर्जी से ट्रेड नहीं करी जा सकती, बेची नहीं जा सकती, किसी भी तरीके से उनमें ट्रांजैक्शन नहीं करी जा सकती। उतने में एक बंदा आता है, कहता है कि ये ठीक है कि सेक्शन 14 में ये बात लिखा है, बट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये लिखा है कि अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाए, जो आया है कंपनी से ये बात कर रहा है उसका चेक डिसऑनर हुआ है, तो कंपनी ने उसको चेक दिया था और वो डिसऑनर हो गया, अब वो आया है और कह रहा है, वो मतलब बी आया है और कह रहा है कि भाई आपने कंपनी ने मुझे एक चेक दिया था, ये डिसऑनर हो गया। सेक्शन 138 ये कहता है कि अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो इम्प्रिजमेंट और फाइन के प्रोविजन है और उसके बेस पे मुझे फाइन रिकवरी है। अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि नहीं, ये ठीक है कि सेक्शन 138 ये कहता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट सेक्शन 14 तो ये कहता है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सेक्शन 14 इन्वोक कर दिया है ऑन दी कंपनी, तो अब किसी भी तरीके के कोई भी एक्शन अगर कंपनी में लिए जाएंगे तो वो एंटरटेन तब तक नहीं होंगे जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फाइनल डिसीजन ना ले ले। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेक्शन 138 ओवर रूल करेगा सेक्शन 14 को या सेक्शन 14 जो है वो ओवर रूल करेगा 138 को। इसको समझाते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया और अगर मैं कहूँ NCLAT ने डिस्कशन किया, अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, और अपनी कंक्लूजन या रूलिंग्स यहाँ पे दी हैं। हम इन दी एंड ये रियलाइज करेंगे, ज्यादा इसके अंदर है ही नहीं केस लॉ के अंदर, सो इन दी एंड क्या स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाएगा, मे बी इन दी लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स, कि उन्होंने कहा है कि 138 जो है वो बात करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके, और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेके कोई भी सेक्शन के अंदर कवर ही नहीं करता। तो ये ठीक है कि सेक्शन 14 के हिसाब से बहुत सारी प्रोसीडिंग रोकी जा सकती हैं, बट बहुत सारी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं रोकी जाएंगी। तो जो 138 है वो क्रिमिनल की बात करता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ जो 138 के प्रोविजन है, क्योंकि वो क्रिमिनल के हैं और सेक्शन 14 में उसको रोकने के लिए कहीं कोई बात नहीं करी गई है, इसलिए 138 अपना काम करेगा। और जो भी डायरेक्टर्स हैं जो फाउंड गिल्टी हैं, जिन्होंने चेक दे दिया था और पैसे नहीं थे कंपनी के अकाउंट में, वो लायबल होंगे, भले कंपनी में सेक्शन 14 ऑफ IBC क्यों ना एप्लीकेबल हो गया हो। अब आइए देख लेते हैं। The appellant filed complaint under section 138 prior to initiation of the corporate and insolvency resolution process. Another complaint under section 138 of the NI negotiable instrument was filed after the order of the monetarium. After the monetarium मतलब stay orders. तो एक उन्होंने फाइल कर दिया था इससे पहले कि कंपनी जाती इंसॉल्वेंसी में और रेजोल्यूशन में उसका डिस्कशन होता कि कैसे कंपनी को IBC के प्रोसेस के हिसाब से देखा जाए। तो एक तो केस पहले ही फाइल कर दिया, दूसरा कंप्लेंट तब फाइल करी जब कंपनी जो है उस पे मॉनिटरियन ऑर्डर का डिसीजन आ चुका था, यानी रोक का डिसीजन आ चुका था। The respondent director moved before the adjudicating authority and argued that during the period of monetarian proceeding under section 138 of NI was not met. During the period of monetarian proceeding मतलब कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, 14 की। कह रहे हैं कि कंपनी के डायरेक्टर कह रहे हैं भाई हमारे पे सेक्शन 14 एप्लीकेबल है, तो जब तक सेक्शन 14 के अंदर डिसीजन नहीं आ जाता तो 138 के प्रोविजन हमारे पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते। 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। This was opposed by the appellant, but adjudicating authority ने क्या किया, directed the appellant to withdraw the claim under section 138, treating as if it is a proceeding filed under the order of monetarium, with the observation that such action amount to deliberate attempt on the part of the appellant and sheer misuse of the process of law. कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हो सकता है कि लॉ के इंटरप्रिटेशन में किसी का व्यू 90 है, किसी का 100 है, मतलब मिलता जुलता है, बट किसी का व्यू 0 है और किसी का 100 है, ये बहुत अलग हो जाता है। जैसे कि जिस वर्ड से यहाँ पे मना किया गया कि शेयर मिसयूज है, वो भी कोर्ट को कहा जा रहा है,
कि एक तरीके से कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक इंडिविजुअल को कि अगर आप 138 के प्रोविजन लेके आना चाह रहे हो और 14 के ओवर राइडिंग इफेक्ट में लाना चाह रहे हो तो आप गलत यूज कर रहे हो लॉ का। ये कोर्ट उस बंदे को डरा रहा है कह के। बट हम नीचे जैसे प्रोसेस करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे कोर्ट ने वो पूरी की बात उलट ही दी। मतलब ये भी नहीं था कि थोड़ा बहुत माना, ये कह दिया कि जो लोअर कोर्ट ने ये बात कही है कि जो एप्लेंट है वो गलत मिसयूज कर रहा है लॉ का, शेयर मिसयूज कर रहा है, वो पूरा का पूरा गलत है। और 138 को ऊपर कहा जा रहा था कि सेक्शन 14 ओवर रूल कर रहा है 138 को, नीचे कहा जा रहा है कि जो 138 है वो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और 138 जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से सेक्शन 14 जो आईबीसी है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के कहीं बारे में बात ही नहीं करता। एज अ रिजल्ट ऑफ जो 138 है वो सेक्शन 14 पे ओवर राइडिंग इफेक्ट करेगा, या आप कह दीजिए वो एक ऑल टुगेदर नया प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आईबीसी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कहीं भी रोक लगाने की बात करी नहीं गई है। तो कोर्ट इतने भी इग्नोरेंट हो सकते हैं कि एक कोर्ट कुछ कह रहा है, एक दूसरा कोर्ट एकदम से कुछ अलग कह रहा है। तो आई थिंक फिर तो अपील अगर कोई नई फाइल कर रहा है तो वो अपना नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि जहां जहां अपील फाइल हो रही है मेजोरिटी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन कहां पे किसके पास अपील फाइल हो रही है चेंज ही कर दे रहा है पूरा डिसीजन। नॉट ओनली ये कह रहा है कि ठीक है थोड़ा बहुत चेंज हो, बट इट इज लाइक 50 एंड 100 एकदम पूरा का पूरा चेंज करा जा रहा है। इसलिए हमें ये प्रोविजन समझने भी होंगे। लिखा है अपील अलाउड। द क्वेश्चन राइज फॉर कंसिडरेशन इन अपील इज वेदर द ऑर्डर ऑफ द मॉनिटोरियम विल कवर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 which provides a punishment of imprisonment for a term which may extend to 3 years or a fine which may extend to twice the amount of check or both। तो 3 साल की या तो सजा है, और अगर 50,000 का चेक था तो डबल मतलब कितना हो गया 1 लाख का फाइन, या ये दोनों की दोनों यानी सजा भी और फाइन भी, ये 138 में लिखा गया। The company cannot be imprisonment, therefore a first state punishment under section, a first state मतलब above mentioned punishment under section 138 cannot be imposed against the company. However, fine can be imposed by the court of competent jurisdiction on the company if found guilty. The directors of the company being parties can be imprisonment or fined or imprisonment imposed on them. The respondent submitted that respondent ने क्या बोला that proceeding under section 138 is covered by subclause 1A of section 14। क्योंकि रिस्पोंडेंट तो अपने आप को बचाना चाह रहा है। रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन है? रिस्पोंडेंट यहाँ पे कंपनी है, ये शाह ब्रदर्स इस्पाट, ये अपने आप को तो बचाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि भाई 138 के प्रोविजन ठीक है होंगे अपनी जगह, बट वो ओवर रूल नहीं कर सकते सेक्शन 14 के जो प्रोविजन दिए हुए आईबीसी के। देयरफॉर जो प्रोसीडिंग करी जा रही है अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर्स फॉर एनी जजमेंट ट्राइब्यूनल और प्रोसीडिंग कैन नॉट बी प्रोसीड। तो ये कंपनी का कहना है। अब कोर्ट ने अपना डिसीजन में क्या कहा? We do not agree with such submission as section 138 is a penal provision which empowers the court of competent jurisdiction to pass an order of imprisonment or fine। साथ साथ ये भी कह दिया जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि which cannot be held to be a proceeding or any judgment or decree of money claim। और इस चीज को ये भी कहते हुए समझाया गया कि अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें ये बात तो वही लिखिए, नीचे कहा गया in fact no criminal proceeding is covered under section 14 of the IBC। तो वही वाली बात पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं टू मेक मच सेंस। We do not agree with the summation of section 138 as penal provision which empowers the court of the competent jurisdiction to pass an order of imprisonment or fine which cannot be held to be proceeding on any of the judgment or decree of the money claim। Imposition of fine cannot held to be the money claim or recovery against the corporate debtor nor the order of punishment if passed by the court of competent jurisdiction or director they cannot come within the preview of section 14। तो सेक्शन 138 के कहा जा रहा है कि वो एक अलग चीज है, वो तो क्रिमिनल चीजों को, क्रिमिनल ऑफेंस को कवर करता है। और आईबीसी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेके किसी तरीके से रोक नहीं लगी है। ये इसका ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस है तो सेक्शन 14 उसको रोक नहीं सकता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो 138 के प्रोविजन यहाँ पे इन्वोक करने की बात हो रही है वो एकदम सही है और सेक्शन 14 उसको किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएगा। The adjudicating authority have failed to appreciate the law and we have no option but to set aside the impugned order। The court of competent jurisdiction may proceed with the proceeding against section 138 even during the period of moratorium। I think ये आपको बात समझ में आई होगी। Very short case law but definitely जहां हमें comparison करना है, correlation करना है between various section of two different acts, तो वहां पे definitely ये चीज applicable हो जाती है। Now let's move on to the next case with the Standard Chartered Bank and others, and this is with the Directorate of Enforcement। Others का मतलब आप जानते हैं, others मतलब यहाँ पे Standard Chartered के साथ भी there would be other और maybe few other parties, many parties हो सकती हैं, और Director of Enforcement के साथ भी यहाँ पे और भी parties का association हो सकता है, इसलिए यहाँ पे others का use किया गया है।
SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये केस है ना। यहाँ पे जो मैंडेटरी फॉरेन एक्सचेंज, खैर हमारे कोर्स में नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था फेरा। अब तो आप जो पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली फेमा है, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट लेट्स ट्राई एंड मे बी गेट टू इट बिकॉज यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ एक्ट, तो इसको भी हम देखेंगे। तो कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन को कोट करके कि 50 और 51 के हिसाब से कहा गया कि मैंडेटरी पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वेदर कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड हेल्ड एज यस। तो सेक्शन 50 और 51 में कुछ प्रोविजन दिए हैं जो मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से फाइन एंड पेनल्टी की बात करी गई है, पर ये सेक्शन 50 एंड 51 ऑफ फेरा है एंड नॉट फेमा। तो उसके हिसाब से कंपनी जो है क्या उसको एक्शन लिया जा सकता है, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोसिक्यूशन का केस फाइल किया जा सकता है? द आंसर इज यस, बट कैसे होगा आइए एक बार इसके जेनरिक फैक्ट समझते हैं एंड फिर एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम लोग डिटेल में भी जाएंगे। आई थिंक हम सभी ने एक बात सुनी होगी कि लॉ के अंदर लूप होल्स होते हैं। सो लूप होल्स क्या होता है ये जो हम पढ़ेंगे ये उसी का बेस्ट एग्जांपल है जो आज तक मैंने भी देखा है कि जो कंपनी है उसी ने एक तरीके से कोर्ट को लेजिस्लेशन के लूप होल्स को यूज करके इन्वॉल्व कर दिया, कह सकते हैं फंसा दिया, या मे बी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल दिया। हुआ क्या है यहाँ पे कि ये कहा जा रहा है कि एक केस हुआ था जिसका रेफरेंस यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने लिया है। उस केस का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमिश्नर असेसमेंट सेकंड बैंगलोर एंड अदर वर्सेस वेलिपा टेक्सटाइल लिमिटेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो हुआ क्या यहाँ पे कि एक प्रोविजन का, एक रूल का एक रेफरेंस लिया गया फेमा के कंपैरिजन में या फेमा की सिचुएशन को और क्लियरली बताते हुए। उसमें ये भी लिखा गया कि जो भी पर्टिकुलरली ये प्रोविजंस हैं इसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि कुछ सेक्शंस फेमा के अंदर ऐसे हैं, स्पेशली सेक्शन 50 एंड 51 जो अभी हम बात भी करेंगे, उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो भी कमिट करेगा ऑफेंस फेमा के मैं ऐसे कहूँ फेमा निकल रहा है मुझसे फेरा के हिसाब से, बिकॉज फेरा इज समथिंग जो आपको हम यूज नहीं करते। सो अगर मैं कहीं फेमा बोलूँ, वैसे आई विल मेक श्योर कि मैं फेरा ही बोलूँ, बट क्योंकि फेमा का इस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, वो तो अभी बहुत बाद में आने वाला था इससे। तो फेरा ही यहाँ पे है विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसी के बारे में यहाँ पे बात भी करी गई है। तो यहाँ पे कहा गया कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा गया है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो प्रोविजन है यहाँ पे कि आप कंपनी के अगेंस्ट जो भी इंडिविजुअल जो भी पर्सन गलत करता है उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकता है कोर्ट, और एक्शन के तौर पे क्या कर सकता है, पनिशमेंट एंड इम्प्रिजमेंट कर सकता है। ये एंड का वर्ड यूज किया गया। अब यहाँ पे जो कल्प्रिट है वो कंपनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप कंपनी में पनिशमेंट तो लगा सकते हैं लाइक इन फाइन के फॉर्म पे, बट कंपनी को इम्प्रिजमेंट में कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि कंपनी कोई इंडिविजुअल तो है नहीं कि आप उसको इम्प्रिजमेंट में डाल दें। तो उनका ये कहना था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अगर कुछ गलत किया है, ये यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियसली भी ऐसे बहुत सारे केस डिस्कस किए हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट उनमें से कोई एक ही फैक्टर को इस केस लॉ के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये कहीं बात ही नहीं हो रही कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने क्या किया था और वो क्या गलत था और उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। द ओनली थिंग दैट वी आर टॉकिंग इन दिस केस इज अब जब गलत हो गया है कुछ तो वो ठीक है, बट जिस एक्शन के हिसाब से या जिस सेक्शन के हिसाब से यहाँ बुक करा जा रहा है कंपनी को फेरा के हिसाब से, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइन दोनों ही होंगे, और किसी भी तरीके से कोर्ट को डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइन ले ले और इन्वेस्टमेंट ना ले। और स्पेशली तब ये चीज दिक्कत में आ जाती है जब सामने जो एंटिटी है या आप कह सकते हैं जो कल्प्रिट है वो एक कंपनी है, बिकॉज इंडिविजुअल से इट इज पॉसिबल कि आप इन्वेस्टमेंट भी करा लें और फाइन भी उससे ले सकते हैं, बट कंपनी के केस में अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे तो सिर्फ फाइन रिकवर कर सकते हैं, कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कहने का ये भी मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं इतना सब पढ़ चुके हैं फाइनल में है, तो आप जानते हैं कि ठीक है भाई अगर कंपनी जो है कंपनी इज नथिंग बट आर्टिफिशियल पर्सन, तो कहने के लिए आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ठीक है अगर नहीं भी लिखा कंपनी को, जब हम कंपनी को इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं सो वी इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स और द ऑफिस होल्डर्स, क्योंकि कंपनी अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती किसी भी चीज को लेके, तो भले वहां पे कुछ ना लिखा हो बट ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू माना जा सकता है, ये आप एक थॉट हो सकती है हमारे दिमाग में। पर आई थिंक लॉ इज वो चीज है जो लेजिस्लेचर जो है वो जो चाहेगा उसी के हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऐसे तो फिर किसी भी चीज का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है और उस केस में कंफ्यूजन जो है वो काफी बढ़ जाएगा कि किसी के लिए कुछ चीज का कुछ मतलब है, किसी के लिए कुछ चीज का कुछ मतलब है। इसीलिए जनरली जो प्रेफर करा जाएगा जस्ट टू मेंटेन अ यूनिफॉर्मिटी, वो लॉ के प्रोविजंस को ही रूल आउट किया जाएगा या एक्ट या स्टैट्यूट जो है उसी के प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जाएगा, रादर देन उसमें कोर्ट हर बार अपना कुछ नया इंटरप्रिटेशन या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो दिक्कत अब सामने ये आ रही है
कि कंपनी ने कुछ गलत किया है तो आप उससे पैसे तो रिकवर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइन, बट कंपनी को आप इन्फ्रिंजमेंट में कैसे डालेंगे। और इस केस में जो ये था वेलेपर टेक्सटाइल वाला, इसमें तो यही बेसिस हुआ था और वो कंपनी छूट भी गई थी, क्योंकि यही उन्होंने भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि आप फाइन ले सकते हैं हमसे, बट कंपनी को आप इन्फ्रिंजमेंट में कैसे डालेंगे। और स्पेसिफिकली ये भी बात यहाँ पे लिखी गई कि जज के पास या कोर्ट के पास ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा एक्ट ने या रूल ने या उस पर्टिकुलर लॉ ने कि वो उनमें से कोई भी चीज, बहुत बार आप देखते हैं लिखा होता है इन्फ्रिंजमेंट और फाइन और बोथ, तो जहां पे और का वर्ड है वहां पे तो चलिए जज जो कर सकता है वो इन्फ्रिंजमेंट ना करके सिर्फ फाइन कर सकता है, बट जहां पे इन्फ्रिंजमेंट एंड फाइन लिखा हुआ है तो वहां पे आप कुछ ऑप्शन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आप इन्फ्रिंजमेंट ही ले, बट सॉरी सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि कंपनी से आप फाइन ही ले। बट अगर इस तरीके का मैटर या इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर केस को लेके, तो कंपनी जो है जो उसके ऑफिस होल्डर्स हैं वो उसके आड़ में, जिसको हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसके पीछे छुप के गलत काम करते रहेंगे और बार बार कंपनी का नाम लगा देंगे और बचते रहेंगे, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां पे लिखा जा रहा है कि इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को तो इम्प्रिजमेंट हो नहीं सकता। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे बात करी गई। और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मैंने बताया कि वेलेपर टेक्सटाइल का उन्होंने केस का रेफरेंस दिया, तो कोर्ट ने बोला हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, तो इसमें ये भी नहीं था कि किसी और ने डिसाइड किया है, तो उसमें गलत नहीं है। बट कोर्ट ने इन दी एंड जाते जाते ये भी कह दिया कि ठीक है जो भी इस केस में हुआ था वो अब जो था वो हो चुका वो बात, बट जैसे ही अब चीजें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं और डेफिनेटली चीजें अब काफी बदल चुकी हैं, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को चेंज करते हैं और बेसिकली रादर देन बेयर रीडिंग ऑफ द वर्ड्स हम लॉ की लेजिस्लेचर की इंटेंशन पे जाएंगे और उसके बेसिस पे आप खुद भी अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत बार लिखा होता है एनी पर्सन, तो एनी पर्सन डज नॉट ओनली इंक्लूड इंडिविजुअल बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द कंपनी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे एक कंपनी को जाने दें कि भाई कंपनी को इन्फ्रिंजमेंट तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा हमने कंपनी को लाइसेंस दे दिया, लॉ ने कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि वो कोई भी गलत काम करे, जो कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकती। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को चेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को चेंज करेंगे और मे बी मैं बेटर वर्ड यूज करूं, उसको हम इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे कि कंपनी जो है उसको भी इन्फ्रिंजमेंट होगी एंड फाइन होगा। व्हेन वी से कंपनी को इन्फ्रिंजमेंट होगी मतलब जो उसके ऑफिसर है जो गलत काम कर रहे हैं उनको इन्फ्रिंजमेंट होगी और डेफिनेटली कंपनी में फाइन लगेगा। ये इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, ना कि ये कि सिर्फ फाइन ही लग सकता है और इन्फ्रिंजमेंट कंपनी को हो नहीं सकती। व्हेन वी से इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकती इट डज नॉट एक्चुअली मीन कि भाई कंपनी के बारे में। कोर्ट ने कहा जब हम इन्फ्रिंजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों का एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो इन्फ्रिंजमेंट के तौर पे हम डायरेक्टली चले जाएंगे जो ऑफिसर है जो कल्प्रिट है उसके वे, और जब फाइन की बात आएगी तो हम कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ये इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली गई। तो रादर देन कंपनी एंड इन्फ्रिंजमेंट एंड फाइन को एक ही जगह कन्फाइन करना, रोकना कंपनी के ऊपर, वो नहीं होगा। फाइन इज समथिंग दैट विल गो टू द कंपनी एंड इन्फ्रिंजमेंट इज समथिंग दैट विल गो टू द office holders or the person who directly manage the company, which is called as the directors, or maybe you can say the officers who take care of the day-to-day management of the company. ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। अब आइए देख भी लेते हैं कि क्लियरली इसके बारे में क्या बात है। बट आई थिंक देखिए ऐसे केस जो होते हैं जो हम जनरली बहुत बार बड़े इजीली पढ़ लेते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो जिसको फायदा लेना हो लॉ का, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी लूप होल्स, तो इस बेसिस पे वो कर सकता है। और आई थिंक यहाँ तो खैर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नहीं बात चली, बट जिसने ये वेनेपा टेक्सटाइल था वहां पे तो वेनेपा टेक्सटाइल को उसका एडवांटेज मिल गया ना। तो लूप होल्स हर जगह रहते हैं और इवन ये भी कहा गया, हम पढ़ेंगे नीचे कि कोर्ट्स ने बहुत बार जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो लॉ मेकिंग कमेटी है पार्लियामेंट, उनको बहुत बार रिकमेंडेशन दिया कि इनको चेंज किया जाए, क्योंकि देखिए अननेसेसरी अनरेस्ट तो क्रिएट होगा ही ना। लोग तो ये कहेंगे भाई आप कोर्ट फिर तो एक तरीके से रिस्पेक्टफुल बॉडी है तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है, बट कोर्ट जो डिसीजन ले रहा है वो तो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो ऐसा मौका ही ना दिया जाए। और आई थिंक लॉ को अपने आप पे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी चीजें उसके सामने आए वो सामने बाद में आए, पहले लॉ के पास उसके प्रोविजंस होने चाहिए। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी गई है। अब आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। So look at the interesting question of law settled in this case was whether a company or a corporate body could be prosecuted for offense for which sentence of imprisonment and fine is mandatory punishment। तो जैसे कि मैंने कहा imprisonment and fine ये दोनों ही हैं। अगर लिखा होता है imprisonment और fine तो कोई बात नहीं थी, तो फिर तो इनमें से कोई भी एक हो सकता था। बट जहां पे कंपनी का सवाल आता है और कंपनी की गलती है, मतलब कंपनी के नाम पे केस फाइल करा जा रहा है और कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि ठीक है भाई इस सेक्शन के हिसाब से कंपनी को बुक किया जाएगा, और उस सेक्शन में लिखा है कि इम्प्रिजमेंट भी होगा और फाइन भी होगा। अब फाइन तो आप रिकवर कर सकते हो, बट कंपनी को इम्प्रिजमेंट कैसे करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने काफी डिटेल में अभी इससे पहले दिया भी, बट अब हम जब फैक्ट्स पढ़ रहे हैं हमें और समझ में आएगा।
Prosecution was initiated, start हो गया against the appellant under section 50 read with 51 of the Foreign Exchange Regulation Act. The appellant relying on the Assistant Commissioner, Second Bangalore and others versus Velipa Textile, contended that it was not liable to be prosecuted for the offence under section 56 of the FERA, as the minimum punishment prescribed is imprisonment for a term which shall not be less than 6 months and fine. तो क्या लिखा है? कम से कम 6 महीने की सजा और फाइन. The bench doubted the correctness of the above decision and by reference the matter was placed before the Constitution Bench of the learned Chief Justice of India. सोच लीजिए कि ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट था कि किसी कोर्ट के बेसिस पे नहीं, CJI which is Chief Justice of India, वहां तक ये बेंच या वहां तक ये बात पहुंच गई. और अगर आप यहाँ भी देखें, जो आई थिंक मैंने क्लियरली मेंशन नहीं भी किया, बट इफ यू सी द नंबर ऑफ जजेस दैट आर इन्वॉल्वड इन दिस केस, इससे ही आपको इसकी सीरियसनेस पता चल जाएगी. We have 5 judges. So it is N. Santosh Hegde, K.G. Balakrishnan, D.M. Dharmendra Kali, Arun Kumar, B.N. Sri Krishna. So ये 5 जजेस थे. और इवन जो डिसीजन भी हुआ, आप यहाँ पे देखिए कि इसीलिए ऑड नंबर्स रखे जाते हैं जिससे कि किसी एक तरफ डिसीजन आ सके. तो डिसीजन भी 3:2 के बेसिस पे हुआ है, यानी 3 लोग एक बात कह रहे थे, हाँ कह रहे थे, और 3 लोग यानी उन चीजों पे अपना कंसेंट दे रहे थे, और 2 लोग जो थे वो उन चीजों के बारे में मना कर रहे थे. तो ये आई थिंक एक पर्सपेक्टिव पे डिसीजन हुआ है. अपील तो फाइनली डिसमिस हो गई, क्योंकि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड था, यहाँ पे अपील डिसमिस का मतलब भी समझा दूं, उसने किस केस का रेफरेंस लिया था? वेलिप्पा का. और वेलिप्पा में कंपनी को छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई सेक्शन में तो लिखा है इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और कंपनी को तो इम्प्रिजमेंट हो नहीं सकता. तो कोर्ट फिर क्या बोलता? कोर्ट के हाथ बंधे थे उन चीजों को लेके. बट यहाँ पे जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने फर्दर अपील फाइल करी और यहाँ पे गया, तो जैसे कि मैंने कहा, कोर्ट ने अब कंटेंशन बदल दी. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उस बेसिस पे हम नहीं चल सकते जो इससे पहले हुआ है. और आप शायद जानते हैं नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर इन इट्स ओन कि वो अपनी जजमेंट जब चाहे चेंज कर सकता है. तो उसको लगता है अगर इंटरेस्ट जो है पब्लिक का वो प्रिवेल करना चाहिए, तो वो अपनी जजमेंट चेंज करने का राइट रखता है. इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने इस बार किया भी है. तो इसीलिए अपील डिसमिस हो गई, विच मीन स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जो अपील फाइल करी थी, देखेंगे भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम लिखा है, जो एपेलेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड ही है, उसकी जो अपील थी वो डिसमिस हो गई. यानी जो कंपनी है डेफिनेटली भले ना भी लिखा हो या ये ना समझा जाए डायरेक्ट बेयर रीडिंग से कि कंपनी को इम्प्रिजमेंट हो सकती है, नहीं. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कंपनी के इम्प्रिजमेंट का मतलब है उसके ऑफिसर को इम्प्रिजमेंट होगी, और कंपनी पे फाइन का मतलब है कंपनी पे फाइन ही लगेगा, फिर ऑफिसर पे नहीं लगेगा. तो इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन दी जा रही है. तो लिखा गया, इन वेलिपा टेक्सटाइल बाय मेजॉरिटी डिसीजन इट वाज हेल्ड दैट कंपनी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस व्हिच रिक्वायर इंपोजिशन ऑफ मैंडेटरी टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट कपल्ड विद फाइन. सो दिस इज इम्प्रिजमेंट एंड फाइन. It was further held that where punishment provided is imprisonment and fine, the court cannot impose only fine. तो I think मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. There is no dispute that the company is liable to be prosecuted and punishment for criminal offences, although there are earlier authorities to the effect that corporation cannot commit a crime. The generally accepted modern rule is that except for such crime as corporation is held incapable of committing by reason of the fact that they are involved personal malicious intents, a corporation may be subject to indiscipline or other criminal process, although the criminal act is committed through its agent. तो इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने अभी पढ़ा, सिंपल सी बात ये लिखी है कि ठीक है, बाय बेयर रीडिंग ये ठीक है, हो सकता है कि कंपनी पे हम बात ऐसे कह रहे हैं, पर कंपनी आप जानते हैं कि कंपनी तो आर्टिफिशियल है. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. अपने आप में तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई आइडेंटिटी है ही नहीं. तो कंपनी तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती. जो भी है कंपनी के जो पीछे लोग बैठे हैं वही कर रहे हैं, जो उसके एजेंट्स बनते हैं, जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट रन करते हैं. तो कंपनी डेफिनेटली उन्हीं के कहने पे सारे के सारे काम करती है. फर्दर इसको समझाते हुए ये भी कहा गया, इन स्टैट्यूट्स डिफाइनिंग क्राइम्स द प्रोहिबिशन इज फ्रीक्वेंटली डायरेक्टेड against any person who commit the prohibited act, and in many statutes the term person is defined. Even a person is not specifically defined, it includes a corporation. It is usually constructed to include a corporation so as to bring within its prohibition of the statute and subject it to punishment. In most of the statute, the word person is defined includes the corporation. तो जनरली डेफिनेशन दे रखी होती है, जैसे इनकम टैक्स में आप देखें रिलेटिव की डेफिनेशन है, ऐसे पर्सन की भी डेफिनेशन है हर जगह. तो जो भी हर एक्ट के हिसाब से जो पर्सन होगा, डेफिनेटली उसके प्रोविजन के हिसाब से चीजों को समझा जाएगा. और ये कहा जा रहा है कि डेफिनेशन हर एक्ट में एक दी होगी, उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकालनी है. बट अगर कहीं नहीं भी दी है पर्सन की कोई क्लियर डेफिनेशन, तो जो कंपनी है प्रिज्यूमेबली वो डेफिनेशन जो पर्सन की डेफिनेशन है उसके अंदर वो फॉल करेगी. फर्दर इसको समझाते हुए भी कहा गया कि इन
as much as all criminal and quasi-criminal offense are the creature of statute, the amendability of the corporation to prosecution necessarily depends upon the terminology employed in statutes. Terminology मतलब अब जैसे कि इसी में बात कहाँ फंस रही है, जो स्टैंडर्ड चार्टेड है वो किस बात का एडवांटेज लेना चाहता है, वो इस बात पे तो लड़ ही नहीं रहा है कि मेरी गलती है या नहीं है, या फिर मैंने जो फेरा के एक्ट है उन्हें वॉयलेट किया है कि नहीं, वो तो इस बात पे लड़ ही नहीं रहा है, वो बात यहाँ हो ही नहीं रही। बात ये हो रही है कि जो फेरा के एक्ट की बात कॉन्ट्रवेंशन का क्वेश्चन उठ रहा है उसके अंदर लिखा है कि इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों होने चाहिए, और कंपनी पे आप इम्प्रिजमेंट कर कैसे सकते हो, बात इस बात पे अड़ रही है। तो यहाँ पे एक आ गया कि ये डिपेंड करता है हर एक्ट में, हर रूल में, हर स्टैट्यूट में कि कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करी जाएगी, कैसे उन वर्ड्स का मतलब निकाला जाएगा जो कि वहां पे यूज किए गए। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी द टर्मिनोलॉजी एम्प्लॉयड बाय द लेजिस्लेचर इज such as to reveal an intent that guilt should not be predicated upon the automatic breach of the statute but on the establishment of the act scriptum। देखिए actus reus का मतलब आपको पता होगा, एक होता है mens rea जो हम नीचे पढ़ेंगे, वो क्या होता है विद गिल्टी माइंड। actus reus का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, उसमें एक तो फिजिकल आपका हाथों का, पैरों का या ऐसी कुछ चीजों का यूज होता है, और एक होता है मेंटल चीजों का यूज करना। तो एक्टर्स रिटम कहते हैं जो मेंटल कैपेसिटी है उसका यूज करके आप क्राइम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी जो बात करी जा रही है, कंपनी को पता है कि हम गलत हैं बट वो बचने की कोशिश कर रही है, तो अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रही है कि भाई हमारा नाम जो है वो तो कंपनी के नाम पे केस फाइल हुआ है, तो कंपनी तो डेफिनेटली इम्प्रिजमेंट में लाई नहीं जा सकती, तो हम कंपनी के नाम पे ये बात लड़ते रहेंगे और कभी ये मानेंगे ही नहीं कि कंपनी जो है उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है। जबकि वो भी जानते हैं और कोर्ट भी जानता है कि कंपनी इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल पर्सन, और जिसकी आड़ में या जिसके पीछे रह के जो डायरेक्टर्स हैं वो गलत काम कर रहे हैं। The law is primarily based on the terms of the statute in case of absolute liability, where the legislature by clearest interpretation establish an offence where liability arises instantly upon the breach of the statutory prohibition. No particular state of mind is prerequisite to guilt. Corporation and individual persons stand on the same footing in the face of such statutory offence. It is a case of automatic primary responsibility. It is only in case of requiring mens rea a question arises whether a corporation should be or could be attributed with request of mens rea to prove the guilt. But as we are not concerned with this question in these proceedings, we do not express any opinion on that issue. तो इसमें सारी की सारी बात कोर्ट ने समझाई कि भाई अल्टीमेटली तो कंपनी है, कोर्ट कह रहा है कि भाई ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि कंपनी का जब हम नाम ले रहे हैं तो डायरेक्टर्स यहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी का नाम लेके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया वो काम कंपनी पे, या बर्डन जो है वो सारा का सारा कंपनी पे शिफ्ट कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से इस पूरे पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कॉर्पोरेशन है वो अपने आप तो कुछ काम गलत कर ही नहीं सकता। अब जो कंपनी है मेंस रिया का वो यूज ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेंस रिया क्या है विद गिल्टी माइंड। अब कंपनी के पास अगर अपना माइंड होता तो हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी ना कहते। तो ये कहा जा रहा है कि बेसिकली एक फैब्रिकेशन चीज बनाई जा रही है जिसमें है कुछ और बताया कुछ और जा रहा है, बट इन द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि कंपनी अपने आप किसी तरीके का मेंस रिया एक्टिविटी में इन्वॉल्व, गिल्टी इंटेंशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। पर ये बात भी यहाँ पे कहना एकदम सही है। If the view expressed in Velipa textile is accepted as a current law, the company could be prosecuted for the offence involving 1 lakh rupees or less and be punished as the opinion is given to the court to impose a sentence of imprisonment or fine. तो imprisonment or fine मैं पहले पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा। Whereas in case of an offence involving an amount of the value exceeding 1 lakh, the court is not given a discretion to impose imprisonment or fine, and therefore the company cannot be prosecuted. यहाँ कुछ हाईलाइट करता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। सो इन्वॉल्विंग 1 लाख रुपीज और लेस, तो क्या होगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं इनमें से, इम्प्रिजमेंट और फाइन। ये इस केस में जहां एक्सीडिंग 1 लाख रुपए की बात है वहां पे सिर्फ क्या हो सकता है, ये कहा गया है कि इम्प्रिजमेंट और फाइन का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दोनों ही चीजें होंगी लिखा, whereas in case of the offense involving of the amount 1 lakh or more, the court is not given a discretion to impose imprisonment or fine, and therefore the company cannot be prosecuted. तो 1 लाख से कम का अगर कंपनी घोटाला करती है एज पर द प्रोविजन, तो उसमें क्या है कि ठीक है अगर 1 लाख से कम का हो रहा है तो इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों में से कुछ भी एक चीज हो सकती है। अगर 1 लाख से ज्यादा का है तो एक्ट में लिखा है कि इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दोनों होगा, तो यहाँ तो कंपनी नहीं बच सकती। बट अगर 1 लाख से ज्यादा की बात करते हैं तो फिर तो वहां पे दोनों चीजें लिखी है ना, और फिर दोनों को इम्प्रिजमेंट कैसे करें कंपनी को, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उससे आप कैसे इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं, ये बात डेफिनेटली उस केस में बताई गई, और उसके बेसिस में उस कंपनी को इस पर्टिकुलर सेक्शन का एडवांटेज भी मिला। जो मैंने कुछ देर पहले बताया, लिखा था क्वेश्चन वेदर द कंपनी कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस व्हिच मैंडेटली sentence of the imprisonment is provided, continue to aggregate the minds of the court and jurists, and law continue to
continue to be the old law despite the recommendation to law commission and difficulty were expressed by the superior court in many decisions. तो ऐसा नहीं था कि ये केस पहली बार आया है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं और जो लॉ कमेटी है, लॉ कमीशन है, उसको बहुत बार लिखा जा चुका है कोर्ट्स की तरफ से, सीनियर जजेस की तरफ से कि भाई ये ऐसे पॉइंट है जिसकी इंटरप्रिटेशन लोग इस बेसिस पे कर रहे हैं। तो इससे पहले वो हमसे आके लड़े, नॉन लड़ने का मतलब फिजिकल तरीके से नहीं, लड़ने का मतलब ये वो आए और बहस करें, आप इस प्रोविजन को ही अमेंड कर दीजिए और स्पेसिफिकली वहां पे लिख दीजिए ब्रैकेट में फुटनोट्स की कि अगर कंपनी है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल है तो उसको सजा नहीं हो सकती, तो इन दैट केस कोर्ट जो है वो उसके डायरेक्टर्स को डायरेक्टली पकड़ सकता है या फिर इम्प्रिजमेंट में डाल सकता है, रादर देन कोर्ट अपने आप इस इंटरप्रिटेशन पे पहुंचे। क्यों ना लेजिस्लेटर इस बात को क्लियरली लिख दे जिससे कि कोर्ट पे किसी भी तरीके का कोई भी शक ना करे या कोर्ट पे किसी भी तरीके की उसकी जजमेंट पे किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन ना उठे। ये बहुत बार रिकमेंडेशन दी जा चुकी है। सच अ डिस्क्रिप्शन इज टू बी like as the company cannot sentence to imprisonment, the court cannot impose the punishment, but when imprisonment and fine in the prescribed punishment, the court can impose the punishment of fine which could be enforced against the company. Such a discretion is to be read in the section so far as the juristic person is concerned. Of course, the court cannot exercise the same discretion as regard to the natural person. Then the court would not be passing the sentence in accordance with the law. तो वही बात कही गई कि भाई ठीक है, ये जो ऊपर हमने बात करी है इसके बेसिस पे एकदम ये चीज क्लियर होती है कि कंपनी को इम्प्रिजमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द रीजन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, और कोर्ट अगर इससे जाके कहीं ज्यादा काम करता है तो वो डेफिनेटली उसकी पावर्स पे यहाँ पे शक किया जा सकता है। पर फिर इस चीज को फर्दर समझाते हुए भी कहा वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर एनी कंपनी फॉर एनी प्रोसिक्यूशन ऑफ सीरियस offense merely because the prosecution would ultimately entail a sentence of mandatory imprisonment. The corporate bodies such as firm, company undertake a series of activities that affect the life, liberty and property of the citizen. Large-scale financial irregularities are done by various corporations. तो साथ साथ ये भी कहा था, पहले पढ़ लेता हूँ, the corporate vehicle now occupies a large portion of the industry, social sectors. That amenability of the corporation to criminal law is essential to have a peaceful society with stable economy. Is essential. तो भले ये था पहले उस केस में जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो मैंने हाईलाइट भी किया था और आपको समझाया भी था कि उस केस के हिसाब से ठीक है कि वो कंपनी बच गई उस केस में, उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी। पर अब कोर्ट ने कहा कि भले ऐसा लॉ के अंदर नहीं भी लिखा बट जो सिचुएशन है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये मानना होगा जब तक फर्दर लेजिस्लेचर की तरफ से कोई क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं आती है कि भले जहां भी लिखा जा रहा है इम्प्रिजमेंट एंड फाइन और कंपनी को कल्प्रिट बनाया जा रहा है तो हम कंपनी को इस बेसिस पे छोड़ नहीं सकते इम्प्रिजमेंट से कि कंपनी को इम्प्रिजमेंट नहीं किया जा सकता और वो आर्टिफिशियल है। अगर कंपनी को नहीं भी किया जा सकता इम्प्रिजमेंट, कोई बात नहीं, जो उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको इम्प्रिजमेंट किया जाएगा बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कंपनी इज गवर्न्ड बाय ऑल दोस पर्सन हु आर द नेचुरल पर्सन एंड कंपनी इन इटसेल्फ इज जस्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन करी गई है और इसी बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि अगर हम उनको स्किप करने देंगे उनकी लायबिलिटी तो फिर आई थिंक ये बहुत गलत होगा और इसके बहुत डिजास्टर काम या आप कह सकते हैं बहुत डिजास्टर इसके इफेक्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोर्ट ने एक लाइन में फाइनली कंक्लूड कर दिया, वी होल्ड दैट नो इम्यूनिटी टू कंपनीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन मेनली बिकॉज द प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज मैंडेटरी। तो क्या नो इम्यूनिटी, जो पहले हो गया वो हो गया, अब कोई इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। सो आई थिंक ये इस केस लॉ के बारे में बात करी गई थी, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। वी आर नाउ अबाउट 45 मिनट्स। दो केस लॉ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन वाज नॉट दैट बिग बट डेफिनेटली इट हैज द आप कह सकते हैं कि हार्मोनाइजेशन बिटवीन टू सेक्शन ऑफ आईपीसी एंड एनआई एक्ट रिस्पेक्टिवली। एंड देन इन द सेकंड आई वुड से द केस लॉ वी डिस्कस अबाउट द प्रोविजन ऑफ क्या कहना है, फेमा नहीं फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बिकॉज दिमाग में फेमा ही है, हम सभी ने फेमा पढ़ा है। जब मैं सीएस कर रहा था वी ऑलवेज स्टडी फेमा एंड ऑल दोस करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। सो खैर फेरा के हिसाब से डिस्कस हुआ और कंपनी को लेकर इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करी गई जो मैंने यहाँ पे क्लियरली समझाया। द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद हुआजा टकी सीड्स लिमिटेड and registrar of companies, and I think this is also a interesting case because 2018 में डिस्कस हुआ है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्कस हुआ है। सो प्रिज्यूमेबली इस केस में हमें कुछ नया जो आजकल चल रहा है उसके बारे में जानने को मिलेगा। एज एंड व्हेन वी आर अप्रोचिंग अहेड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअली द कंप्लीटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ एंड द कंपनी लॉ केसेस, एंड इसके बाद दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब चैप्टर 2 जो है वहां पे आएंगे। सो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Till then, take care of yourself. I shall see you very soon. Thank you.